वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। आज आप स्वस्थ और मस्त होंगे क्योंकि कोहरे का जो अद्भुत रूप है वो बड़ा कम है। तो हम लोग आज का सेशन जो शुरू करने जा रहे हैं वो पार्ट 4 हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट ही रहेगा। देखिए, इसके लिए टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करेंगे आज का। आज का जो सेशन है ओजोन व ओजोन परत का अवक्षय है। कल मैं इसके बारे में डायग्राम बना के कल के सेशन पार्ट 3 में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है हमारा पर्यावरण, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। कल मैं एक सूर्य बनाया था और पैराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रोकथाम विधि सब पढ़ाया था, उसको जाके देख लीजिएगा। देखिए ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। इसके अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बनते हैं बेटा? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जबकि समान ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं। सामान्य में कितने? 2। और ऐसे कितने होते हैं? 3। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए क्या है? बेहद ही आवश्यक है। वहीं ओजोन एक घातक विष है। ओजोन कैसा है? घातक विष है। क्यों है मैं बता रहा हूं इसके बारे में। परंतु सूर्य से आने वाले बैगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। ये ओजोनोस्फीयर जो होती है हमारी, देखिए यहाँ पे मैं बताया था कल कि सूर्य है और ये सूर्य है, बात को समझिएगा। ये क्या है? सूर्य। और यहाँ से एक पैराबैंगनी रेज निकलती है, ठीक है, जिसके निकलने से त्वचा कैंसर होता है मनुष्य को। यहाँ पे एक ओजोनोस्फीयर होती है, इसका क्या नाम है? ओजोन। क्या नाम है? ओजोन लेयर बनी होती है, जो कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, मानव हैं, हमें क्या करती है? ये सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। पैराबैंगनी किरणों को क्या करती है? रोक देती है। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या होता है कि पैराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। यह पैराबैंगनी किरणों जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। जो भी जीव जंतु होते हैं, देखिए मानव को भी अगर सीधे डायरेक्ट पैराबैंगनी किरण पड़ जाएंगे उसके ऊपर तो क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा। और सोचिए जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनका क्या हाल होगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। यह गैस मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है, जैसा कि मैं बताया हूं। तो आगे देखिए, ये जो मैं बताया कि सामान्य जो अणु होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के अणु में कितने? 1 2। ये पैराबैंगनी क्या है? विकिरण है, ये रोकती हैं विकिरण, पैराबैंगनी विकिरण। और जब ये O2 और ऑक्सीजन को पास में ले जाती हैं तो ये बनकर क्या होती हैं? O3 तैयार हो जाती है। इसको आप लोग एग्जाम में ऐसे ही लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज है पढ़ना ओजोन परत के अवक्षय के कारण। ओजोन परत के अवक्षय के कारण क्या है, इसको पढ़ते हैं हम लोग बारी बारी से, क्रमशः पॉइंट वैल्यू के हिसाब से। देखिए क्लोरोफ्लोरो, इसको आप मत कहिएगा कि सर जी ऐसे क्या लिखे हैं। क्लोरो फ्लोरो भी आप लिख सकते हैं। मैं क्या लिखा हूँ इंग्लिश भाषा में? क्लोरो फ्लूओरो, ठीक है, कार्बन। इसको बोलते हैं CFC। ये क्या होता है कि इसका मुख्य कारण माना गया है, इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर अग्निशमन के लिए किया जाता है। देखिए जो अग्निशमन है, आप देखते हैं आग लगती है ना, वहां इसका यूज किया जाता है। और एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, आप जिसको आम भाषा में बोलते हैं फ्रिज, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप बताइएगा CFC। CFC का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि क्या होती है? बहुत ही वायुमंडल के लिए बहुत ही विषैली गैस है। ठीक है, आपको आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। पानी तो जरूर ठंडा पिलाती है आपको, लेकिन जो उससे गैस निकलती है, आप उससे क्या होते हैं? बहुत ही दिक्कत में होते हैं। ठीक है, वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। सबसे खतरनाक गैस वायुमंडल में यही है, ठीक है, CFC। आगे देखिए, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। मैं बताया कि ओजोनोस्फीयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाया जाता है। आगे देखिए 1987 में, अगला पॉइंट है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP 1987 में क्या करता है? सर्वानुमति बनती है कि CFC के उत्पादन को
1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए ताकि विश्व भर में सीएफसी को न उपयोग करने व ओजोन परत के अपघटन को कम करने के लिए नियम बनाए गए। देखिए बात होती है 1986 की, 1987 में सभी देश मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण मीटिंग में क्या करते हैं कि इसको कहते हैं कि हम जो पहले 1986 में जितना उपयोग होता था सीएफसी, उतना ही उपयोग भविष्य में भी होता रहेगा। लेकिन आज स्थिति देखो क्या है, सबके घर क्या है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें गैस कौन सी पाई जाती है, सीएफसी पाई जाती है, जो कि वायुमंडल को क्या कर रही है, बहुत ही ज्यादा प्रदूषित कर रही है। आप नोट कीजिए, कुछ पॉइंट को मैं यहाँ पे करा देता हूं, पहले नोट कीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे जो सीएफसी होता है, सीएफसी में मौजूद क्लोरीन ऊपर की ओर ओजोन परत में पहुंचने पर ओजोन अणु को तोड़ देती है। ये क्या करती है, जब क्लोरीन ऊपर की ओर ओजोन परत में पहुंचती है तो ओजोन अणु को क्या करती है, डिवाइड कर देती है, तोड़ देती है, जिससे O2 बनता है। जिससे क्या बनता है, O2। अभी O2 के बारे में बताया था कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, O2। इधर देखिए इस प्रकार ओजोन की मात्रा घट जाती है, ओजोन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है, और वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, ठीक है, यूवी के प्रवेश को रोक नहीं पाती। इसी कारण उत्तरी ध्रुवी तथा दक्षिणी ध्रुवी प्रदेशों के ऊपर परत की मोटाई 30 से 40% कम हो जाती है। ये क्या होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के परत की मोटाई कितनी कम हो जाती है बेटा, 30 से 40% क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये तो रहा हमारा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है जैव एवं अजैव निम्नीकरण। इसको आप लोग समझते हैं, ये कि आपके सिलेबस का बहुत ही मुख्य पार्ट है, तो इसको भी समझ लेंगे क्योंकि ये लगभग अंत की ओर टॉपिक आपकी है। ठीक है आज क्या, देखिए जैव निम्नीकरण अपशिष्ट और किसमें बटा है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। ये देखिए एग्जाम में बहुत ही बहुविकल्पी क्वेश्चन में कैसे आता है मैं बता रहा हूँ, पहले इसको समझिए। देखिए वे पदार्थ जो प्राकृतिक कारणों जैसे जल, ऑक्सीजन, सूर्य की पराबैंगनी किरणें, ठीक है, अम्लीय वर्षा, सबसे खतरनाक गैस अम्लीय वर्षा, सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव आदि के द्वारा आसानी से अपघटित होते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जल समझ ही रहे हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणें अभी बताए हैं कि कैसे आती हैं। अम्लीय वर्षा आप लोग देखे हैं, अम्लीय वर्षा मान लीजिए खूब हम प्रदूषण यहाँ से किए, फैक्ट्रियां चलाए, सब आप कह सकते हैं कि धुआं उआं या बाइक को एक चलाकर जो भी अपशिष्ट पदार्थ मिला सब ऊपर चला गया, वायुमंडल में है, जैसे दिल्ली में इस समय होता है। अब क्या होगी कि ऊपर से वर्षा होगी, और ऊपर से जो वर्षा होगी आपके ही तो जमीन पे ही तो आएगी, ऊपर से वर्षा होगी, आप उसमें भीग गए अगर पहली बारिश में। अम्लीय वर्षा इतनी खतरनाक होती है कि आपको बड़ा बड़ा फुंसी फोड़ा सब होने लगेगा, ठीक है, आपका शरीर पूरा डिस्टर्ब करके रख देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग पहले पानी में न भीगिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि अम्लीय वर्षा होती है, सब जो पर्यावरण दूषित है इकट्ठा, सब ऊपर से बारिश होगा तो सब कहाँ गिरेगा, आपके ऊपर जमीन पे। बात समझ रहे हैं, तो बड़ा नुकसानदेह होती है। आगे देखिए उदाहरण, सब्जियों के छिलके, सब्जियों के छिलके, चाय की उपयोग की गई पत्तियां, लकड़ी, गोबर, जूट, कपास, ये सब क्या होंगे, ये सब जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। ये जब आप कहीं फेंक देंगे ना, मिट्टी में मिल के सड़ गल जाएंगे। बात समझ रहे हैं। लेकिन अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, देखिए वे पदार्थ जिन्हें प्राकृतिक कारकों जैसे जल, ऑक्सीजन, सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अम्लीय वर्षा, सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता। जैसे प्लास्टिक, चमकीला खूब आप लोग खरीदते हैं बाजार से, सोचते हैं कि बड़ा अच्छा पदार्थ है, तो ये क्या होता है, बड़ा बड़ा घातक होता है कि आपसे कहीं भी आप फेंक दीजिए उसको, अपने से गल नहीं सकता। बात समझ रहे हैं, मिट्टी में डालेंगे ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, आपका वहां पे उत्पादन, खेती, गृहस्थी सब क्या होगी, कमजोर होगी। तो आप लोग क्या करिए कि प्लास्टिक का उपयोग करना ही बंद कर दीजिए, ठीक है, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत अलग से आए हैं, हम भी पृथ्वी के ही जीव हैं। तो जैसे सब लोग चल रहे हैं वैसे आपके टीचर भी चल रहे हैं। तो एक सुझाव है कि अगर आप अपने घर से झोला लेके निकलिए, उसी झोले में सब्जी खरीदिए, सब सामान खरीदिए, पॉलिथीन का उपयोग मत कीजिए, ठीक है। और पॉलिथीन तुरंत अगर
आती भी है आपके पास तो उसको यूज करके तुरंत जला दीजिए। उससे अम्लीय जो होगा प्रदूषण तो होगा ही, लेकिन आप करेंगे क्या कि उससे आप अपनी मृदा को बचा सकते हैं, ठीक है, मिट्टी को। आगे देखिए धातुओं के टुकड़े, जैसे धातु का टुकड़ा कोई हो गया, जैसे एल्यूमिनियम या लोहा हो गया, ये सब कण, लोहा तो मान लो एक बार गलेगा, ऐसे ऐसे कण क्या होते हैं अपने अपने से नहीं गल पाते हैं। एल्यूमिनियम के डिब्बे, कांच की बोतलें, अब कांच तोड़कर आप सोचेंगे कि कहीं भी ये मृदा में गल जाएगा, तो कांच का टुकड़ा देखें गलता है, जल्दी नहीं गलेगा। तो वैसी चीजों को वैसे जगह आप करिए। जैसे अब तो क्या हो रहा है कि सरकार, भारत सरकार बहुत कोशिश में है कि आप कचड़े को क्या करिए कि एक जगह पे रखिए और उस कचड़े से बहुत ही चीजें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि आपके घरों में कूड़ा भी हो, कचड़ा भी हो, उसको एक जगह रखिए, जिसको गांव घर में घूर भी कहा जाता है। तो आप लोग एक अपशिष्ट पदार्थ को वहीं पे रखिए, ठीक है, डस्टबिन बना लीजिए, उसी में रखिए। और जगह जगह पे गाड़ियां लगी हुई हैं, शहरों में ले जाती हैं, एक जगह रखती हैं, उससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होता और आपको भी सुरक्षा प्रदान होती है सब, ठीक है। तो आप कोशिश करिए। अब हम लोग चलेंगे बेहतरीन प्रश्नों के साथ, जो भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में आपसे फेस करने के लिए। तो हम अभी बहुविकल्पी क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए क्लास में। चलिए देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे। आपके ये जान लीजिए कि ये जो प्रश्न लिए गए हैं, ये प्रश्न 2026 के पेपर में अगर यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो छप के आएंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम 10 2026 ये प्रश्न छप के आने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन पहले देखिए चार जो दिया है, घास, पुष्प तथा चमड़ा, दूसरा है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, तीसरा है फलों के छिलके, केक व नींबू का रस, और चौथा है केक, लकड़ी एवं घास। बात को समझिए, मैं जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पिछले ही पढ़ाया हूं, पीछे अभी तुरंत जस्ट। तो आप बताएंगे, देखिए पहला केवल फर्स्ट घास, पुष्प तथा चमड़ा, दूसरा ऑप्शन है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में दूसरा और तीसरा दिया है, तो दूसरा प्लास्टिक, तीसरा फलों के छिलके, केक व नींबू का रस है। चौथा बेटा पहला, तीसरा, चौथा, मतलब केक, लकड़ी एवं घास जुड़ गया है। चौथा इनमें से सभी। तो क्या इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बता सकते हैं आप लोग? देखिए इसमें ऑप्शन जो बनेगा, मैं बोला हूं कि जो प्लास्टिक होता है ये अजैव होता है। क्या होता है? अजैव होता है। ये न सूर्य के उष्मा से कह सकते हैं, या सौर विकिरण से, पराबैंगनी किरण से, या मृदा से, कहीं भी क्या होता है, नष्ट अपने से नहीं होता है। बाकी ऑप्शन नंबर एक को देखिए, घास, पुष्प तथा चमड़ा नष्ट हो जाते हैं, फलों के छिलके, केक व नींबू के कारण समाप्त हो जाते हैं, केक, लकड़ी एवं घास ये भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि लकड़ी भी जमीन में आप रख देंगे तो कुछ देर बाद क्या होगी, गल जाएगी, जमीन में विलय हो जाएगा इसका, केक का भी और घास का तो होता ही है। तो आप लोग समझिए कि ऑप्शन नंबर सी 1, 3 व 4 ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे तो डरने वाली बात नहीं है। कब नहीं डर पाओगे? जब आपके पास जानकारी होगी। जानकारी नहीं होगी तो ऐसे प्रश्न गलत कर जाओगे। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो देखिए बहुत ही छपने वाला पेपर है, एक तरह से कर लीजिए, क्योंकि ये आया है 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 22, 23, 24, 25 और 26 में भी लगभग छपेगा। तो इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? देखिए घास, गेहूं तथा आम, दूसरा घास, बकरी तथा मानव, घास, बकरी तथा मानव, तीसरा बकरी, गाय तथा हाथी, और चौथा है घास, मछली तथा बकरी। मैं बताया था आप लोगों को, देखिए घास के बाद घास को कौन खाएगा? बकरी, और बकरी को कौन खाएगा? मानव। तो ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन ऐसा देखिए अन्य प्रश्नों में नहीं हो रहा है, अन्य जो दिया गया आपके पास बहुविकल्पी उत्तर उसमें नहीं है। देखिए घास, गेहूं, आम, कोई अंतर नहीं है, मतलब घास के बाद गेहूं कैसे हो जाएगा, और गेहूं के बाद आम, कोई मतलब नहीं है। इधर सी देखिए बकरी, बकरी को गाय खाएगी, ऐसा है? बकरी तो शाकाहारी ना होती है जी। ऑप्शन नंबर डी देखिए घास, मछली कैसे, कोई
कोई मतलब नहीं। कवक तो कीट को मछली खाती है जी, और मछली कौन खा जाता है? मछली कौन खाता है? बगुला खाता है या मानव खाता है? पढ़ाए तो थे पीछे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव। मानव सर्वाहारी होता है। आइए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? देखिए पर्यावरण मित्र व्यवहार क्या होता है, ये बहुत ही, ये भी समझ लीजिए कि छपने वाला क्वेश्चन है, और मैं इसको क्या करना हूँ, डिटेल भी किया हूँ अपनी पिछले समय में। अभी देखिए पहला है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, सही है कि गलत है? सही है, ये भी सही है। दूसरा देखिए कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना। कितने लोग तो होते हैं कार्य समाप्त हो जाने के बाद जहाँ पे जाते हैं, अब बिजली आनी है, बिजली भी तो हमारे यहाँ की एक समय के बाद नष्ट हो ही जाएगी, नष्ट हो जाएगी ना, इसीलिए हम लोग सौर विकिरण वाला सौर प्लांट लगा रहे हैं जगह जगह पे कि वो नष्ट नहीं होगा सूर्य जल्दी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब पंखा इत्यादि अपना बंद करके रहेंगे, आपको बिजली बिल की भी समस्या नहीं होगी, और भी जो भारत में बिजली की कमी है उससे भी आप लोग बचेंगे। आगे देखिए सी, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। अब पैदल नजदीक है, अब भारत सरकार भी कह रही है कि 3 किलोमीटर तक आप पैदल जाएंगे, ठीक है, मतलब कि 3 किलोमीटर के नजदीक ही स्कूल होगा आपका, अब उससे दूर कहीं नहीं हो सकता। और स्कूल तो अब इतना, जैसे आप लोग कुकुरमुत्ता देखे हैं? नहीं देखे होंगे। अरे जो कहते हैं मशरूम जगह जगह पे होता है, उसी तरह विद्यालय भी खुल चुके हैं, गांव गांव में स्कूल खुल रहे हैं। तो अब तो इतना फायदा हो गया है कि आप से 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो आप कोई जरूरी है कि मम्मी पापा के साथ स्कूटर पे जाएंगे? पैदल भी तो जा सकते हैं। पैदल जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा? अब स्कूटर से जाने पर या बाइक से जाने पर उसमें से क्या होती है, पीछे से देखते हैं धुआं देता है ना, वो क्या होती है, वायुमंडल को, वातावरण को क्या करती है, अशुद्ध करती है। तो उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, बचा तो सकते हैं, उसको बचा सकते हैं ना। तो वातावरण को सुनिश्चित रखने के लिए आप क्या करेंगे, पैदल जाएंगे। क्या करेंगे? पैदल जाएंगे। उससे एक और फायदा होगा कि आपका जो स्वास्थ्य होगा वो मजबूत होगा, सही होगा। पैदल चलने से क्या होता है, स्वास्थ्य सही होता है। तो ये भी जानकारी, तो इसमें से ऑप्शन कौन हम लगा दें? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो कह सकते हैं उपरोक्त सभी सभी सही हैं। एक क्वेश्चन देखिए मैं पूछने जा रहा हूं आपसे कि ये आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका। देखिए ओजोन, लास्ट चौथा क्वेश्चन है, ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में क्या हो सकता है, छप सकता है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब कौन देगा? आप लोग देंगे। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोज। अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो एक लाइक के साथ, एक शेयर के साथ और एक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।